एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विद एशियाई यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी सरकार द्वारा आज विशेष बैठक करके पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है और अब पूरे देश में शिक्षा जगत में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबको नई एजुकेशन पॉलिसीज़ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको सारी विशेषताएँ, सारी प्रमुख बातें आज पता चल जाएंगी। स्टूडेंट्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो आप सभी कमेंट जरूर करें, आप सभी के कमेंट पे रिप्लाई भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग करके प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और अब पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको पूर्ण रूप से जो है अमली जामा पहना दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं नई शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। तो सबसे पहले अगर स्कूली शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो स्कूली शिक्षा में 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, यानी आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाया जाएगा, नए प्री स्कूल खोले जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक किया जाएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार से 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता को भी किया जाएगा। इसके लिए भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान दिया जाएगा, नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे, स्कूल की तैयारी मॉड्यूल की जाएगी, उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम भी लगाए जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो 1:30 से कम का किया जाएगा, यानी प्रत्येक 30 स्टूडेंट्स पर अब एक टीचर जो है वो नई शिक्षा नीति के अनुसार भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना के बारे में बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन, यानी उम्र जो है वो 3 से 18 रहेगी और उसमें नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना इस प्रकार से बनाई गई। मूलभूत चरण जो होगा वो पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2 का होगा, प्रारंभिक चरण ग्रेड 3 से 5 का होगा, मध्य चरण जो रहेगा वो ग्रेड 6 से 8 का रहेगा और माध्यमिक चरण जो रहेगा वो ग्रेड 9 से 12 रहेगा। केवल शैक्षिक पुनर्संरचना और स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं होगी, केवल शैक्षिक पुनर्संरचना को ही ध्यान में रखा जाएगा अब नए पाठ्यक्रम में। तो इसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में अगर पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का के बारे में बात करें तो भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें लाई जाएंगी और लचीला और एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन भी लचीला किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में कम प्रतिनिधित्व वाले जो भी समूह हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। लिंग में महिला और ट्रांसजेंडर को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा इनकी शिक्षा के लिए। इसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, प्रवासी समुदाय, इसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले जो सीखने और शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा, शहरी गरीब जो होते हैं, मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हस्तक्षेप किया जाएगा और इनके भी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर रणनीतियां की बात की जाए, कौन कौन सी रणनीति अब आगे लागू की जाएगी या बनाई जाएगी, तो उसमें वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन लागू किए जाएंगे, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनेगा और उसी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष से पूरे देश में छात्रवृत्ति जो है वितरित की जाएगी। इसी प्रकार से लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान किया जाएगा। यूआरजी शिक्षक भर्ती लागू की जाएगी। 25:1 शिक्षक शिष्य अनुपात होगा। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। मदरसों, गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और एनसीएफ को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और शहरी गरीबों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन की बात की जाए तो 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात किया जाएगा। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि करवाई जाएगी। रेखांकित स्थानों पर नई सुविधाएं दी जाएंगी। परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण किया जाएगा। उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नजर रखी जाएगी। दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम भी लगाया जाएगा और सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, ओपनिंग स्कूल, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाएगा, यानी कक्षा 12 तक अब शिक्षा का अधिकार का कानून लागू हो जाएगा। अभी तक केवल प्राथमिक शिक्षा का ही अधिकार था और अब जो है अनिवार्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कक्षा 12वीं तक की हो जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसी प्रकार अगर भाषा के बारे में बात की जाए तो नई शिक्षा नीति में 2 से 18 वर्ष के बीच सबसे जल्दी बच्चे भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम में रूप में घरेलू भाषा और मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं
के लिए एक्सपोजर मिलेगा। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक रूप से विदेशी भाषा का भी चुनाव किया जा सकता है। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का भी शिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर स्कूल परिसर की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल परिसर किस प्रकार से होगा, तो प्रभावी प्रशासन, स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं हो सकता, संसाधनों को साझा किया जाएगा, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी साझा किया जाएगा। एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय बनाया जाएगा। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां भी बनाई जाएंगी। इसी प्रकार से स्कूल शिक्षा का अगर विनिमय की बात की जाए तो हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनिमय और संचालन किया जाएगा। नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण यानी SSRA बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन करेगा। SCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखना, राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी रखना। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड होगा, एक ही बेंचमार्क होगा और एक ही प्रक्रियाएं होंगी। उन प्रक्रियाओं पर विनियमन भी किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर शिक्षक की बात की जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों के लिए क्या नई शिक्षा नीति में बात लाई जा रही है, तो 2022 तक जितने भी पैरा शिक्षक होते हैं उन सभी पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि शिक्षा मित्रों को इन सब की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, शिक्षण संसाधन PTR को लागू किया जाएगा। पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा साक्षरता प्रदर्शन यानी टेट को अब फिर से जो है डिजाइन किया जाएगा और कठिन बनाया जाएगा। साक्षात्कार भी लागू होगा और प्रदर्शन यानी कि डेमो भी दिखाया जाएगा। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया जाएगा। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास किया जाएगा। लचीला और मॉड्यूलर डिस्ट्रिक्ट कोड अपनाया जाएगा। पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं है और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और कायाकल्प शैक्षणिक सहायता संस्थान का किया जाएगा। इस प्रकार अगर सक्रिय, संलग्न और सक्षम संकाय की बात की जाए तो हर संस्थान में पर्याप्त संकाय होंगे। तदर्थ संविदा नियुक्तियों पर रोक लगाई जाएगी। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती होगी। स्थायी रोजगार और स्थायी कार्यालय ट्रैक प्रणाली होगी। सतत संकाय पेशेवर विकास भी, इस पर भी फोकस किया जाएगा। संकाय भर्ती कैरियर की प्रगति संस्थागत विकास योजना का हिस्सा होगी। अकादमिक स्वतंत्रता के साथ साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा के लिए क्या नए प्रावधान और क्या नई विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालय और 4,000 कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। 3 प्रकार की HEI यहाँ पर होगी, जैसे कि अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो अनुसंधान विश्वविद्यालय जो होंगे वहाँ पे अनुसंधान और शिक्षण पर समान ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिक्षण विश्वविद्यालय में अनुसंधान के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा और स्वायत्त डिग्री वाले कॉलेज शिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार सभी HEI विषयों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ बहुविषयक संस्थान बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। उनके लिए भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। मिशन नालंदा YMN और मिशन तक्षशिला को भी जो है लागू किया जाएगा। मिशन नालंदा क्या है, तो ये समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HEI कार्य करेंगे। और इसी तरह से मिशन तक्षशिला में 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला HEI की स्थापना भी की जाएगी। तो उच्च गुणवत्ता की उदार शिक्षा की तरफ उच्च गुणवत्ता उदार शिक्षा की ओर बढ़ेगी। इसके लिए कई निकास विकल्पों के साथ 3-4 साल की स्नातक की डिग्री होगी। 4 साल का कार्यक्रम यहाँ पे लगाया जाएगा। उदार कला शिक्षा के स्नातक, मेजर और माइनर्स होंगे। 3 वर्षीय कार्यक्रम होगा। स्नातक की डिग्री 3 वर्षीय होगी। 2 साल की डिप्लोमा, 1 साल का प्रमाण पत्र भी होगा। 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम होंगे। अनुसंधान कार्य के लिए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। लचीली मास्टर डिग्री प्रोग्राम होगा। 3 साल स्नातक की डिग्री वाले लोगों के लिए 2 साल, ऑनर्स उपाधि के साथ 4 साल की स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष। इसी प्रकार 5 साल का एक एकीकृत कार्यक्रम भी होगा।
कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना होगी, अध्ययन के लिए विषयों का रचनात्मक संयोजन होगा, एकाधिक निकास और प्रवेश बिंदु होंगे, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में अगर शासन और विनियमन की बात की जाए तो मानक सेटिंग, वित्त पोषण, मान्यता और विनिमय स्वतंत्र निकाय हो जाएंगे, हल्का किंतु घना, लाइट बट टाइट विनिमय होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHERA को बनाया जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC जो होगी वो उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में परिवर्तित हो जाएगी, यानी UGC का नाम अब जो है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार से व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडीज यानी PSSBs पेशेवर अभ्यास और शिक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करेगी, सामान्य शिक्षा परिषद बनेगा जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का विकास करेगा, नियमन के लिए आधार के रूप में प्रत्यायन NAC प्रत्यायन और पारसिक तंत्र का विकास होगा, उच्च शिक्षा के लिए राज्य विभाग जो है वो नीति स्तर पर शामिल किया जाएगा, उच्च शिक्षा की राज्य परिषद होगी जो सहकर्मी सहायता और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने की सुविधा देगी, सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए सामान्य नियामक शासन होगा, परोपकारी पहल को प्रोत्साहन दिया जाएगा और क्रम शुरू करने और चलाने के लिए पाठ्यक्रम, छात्र की क्षमता संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित की जाएगी, शासन और लोगों के प्रबंधन के लिए आंतरिक प्रणाली विकसित की जाएगी, संबद्धता की बात की जाए तो संबद्ध महाविद्यालयों को उपाधि देने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा, संबद्ध विश्वविद्यालय एक जीवंत बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित होंगे। इसी प्रकार से अगर अध्यापक व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकत्रित करने की बात हो तो अध्यापक की शिक्षा जो कि बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक होगी, वर्तमान 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम 2030 तक जारी रहेंगे, 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे और 2 वर्षीय कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं। घटिया और निष्क्रिय शिक्षक शिक्षा संस्थान बंद किए जाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाएगा और इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों या इन क्षेत्रों और अन्य विषय में भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किए जाएंगे, यदि आवश्यक होंगे तो बंद भी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को 2030 तक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की जाए तो स्वायत्त निकाय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान, अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसमें फाउंडेशन के काम के दायरे में शामिल होंगे एक प्रतिस्पर्धी सहकर्मी समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी विषयों में अनुसंधान होगा, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा और इसी प्रकार से शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योगों के बीच लाभकारी संबंध बनाया जाएगा। विशेष पुरस्कारों और सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता दी जाएगी। NRF के पास शुरुआत करने के लिए 4 प्रमुख विभाग होंगे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी। इसी प्रकार से अगर प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाए तो वयस्क शिक्षा के लिए NCF होगा, NCF से जुड़ी शिक्षा सामग्री मूल्यांकन और प्रमाणन दिए जाएंगे। वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा ट्यूटर्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षक बनाए जाएंगे। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता लाई जाएगी, महिलाओं की साक्षरता पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं का भी प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी से किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो होगा एक सर्वोच्च निकाय होगा, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को घोषित किया गया, यानी प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता होगी। अमन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय के रूप में नया स्वतंत्र रूप दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो होंगे उसके उपाध्यक्ष होंगे।